भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस को डिकोड करने वाले आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। देखिए, आज का हमारा विषय बहुत ही दिलचस्प और उतना ही गंभीर भी है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो पुलिस किन परिस्थितियों में उसकी मेडिकल जांच की मांग कर सकती है। ये सिर्फ एक कानूनी सवाल नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर पुलिस की पावर और एक आम नागरिक के मौलिक अधिकारों के बीच का टकराव है। तो चलिए आज हम उन्हीं नियमों को गहराई से समझते हैं जो इस पूरी व्यवस्था को कंट्रोल करते हैं। इस चर्चा में हम कुछ बहुत ही अहम पहलुओं पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे बीएनएस के बेसिक ढांचे से, फिर देखेंगे कि गिरफ्तारी के तुरंत बाद कौन सी जांच अनिवार्य है, पुलिस सबूतों के लिए क्या कर सकती है, गंभीर मामलों में क्या नियम है और अंत में मेडिकल रिपोर्ट में आखिर लिखा क्या जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन बुनियादी नियमों की जिन पर यह पूरी मेडिकल जांच की इमारत खड़ी है। आप इसे एक तराजू की तरह समझ सकते हैं। इस कानूनी ढांचे के दो मुख्य पिलर हैं। एक तरफ पुलिस को अपनी जांच के लिए जरूरी फोरेंसिक सबूत चाहिए होते हैं और दूसरी तरफ जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है उसके स्वास्थ्य और शारीरिक गरिमा का भी पूरा ध्यान रखना है। ये ढांचा बहुत ही बारीकी से इन दोनों चीज़ों के बीच एक संतुलन बनाता है ताकि न्याय की इस पूरी प्रक्रिया में मानव अधिकार कहीं पीछे न छूट जाएं। अब आते हैं उन नियमों पर जो किसी भी व्यक्ति की कस्टडी के तुरंत बाद फॉलो किए ही जाने चाहिए। देखिए, बीएनएसएस की धारा 53 इस मामले में बिल्कुल क्लियर है। कानून बहुत सख्ती से कहता है कि गिरफ्तारी होते ही आरोपी की एक मेडिकल ऑफिसर द्वारा जांच होना अनिवार्य है। और हाँ, ये कोई ऑप्शन नहीं है कि मन किया तो करवा लिया। ये एक सख्त कानूनी जरूरत है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कस्टडी के दौरान होने वाली किसी भी तरह की ज्यादती को रोका जा सके और आरोपी पूरी तरह सुरक्षित रहे। वैसे तो नियम ये है कि ये जांच एक सरकारी मेडिकल ऑफिसर को ही करनी चाहिए, लेकिन हम सब जानते हैं कि रियल वर्ल्ड में चीजें कैसे काम करती हैं, राइट? हमेशा कोई सरकारी डॉक्टर तुरंत फ्री नहीं होता। तो क्या जांच रुक जाएगी? बिल्कुल नहीं। कानून ने इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल बैकअप दिया है। अगर सरकारी डॉक्टर नहीं है तो कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इस जांच को कर सकता है। सीधा सा मतलब ये है कि इस प्रक्रिया में देरी की कोई गुंजाइश नहीं है। और ये पॉइंट मुझे पर्सनली बहुत अहम लगता है। अगर आरोपी एक महिला है तो कोई भी पुरुष अधिकारी मनमाने ढंग से उसकी जांच नहीं कर सकता। कानून साफ कहता है कि महिला की जांच सिर्फ और सिर्फ एक महिला डॉक्टर करेगी या कम से कम उनकी सख्त निगरानी में ही ये जांच होगी। ये महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए एक बहुत ही मजबूत कानूनी शील्ड है। रूटीन चेकअप से आगे बढ़ते हुए अब हम उन स्थितियों की बात करेंगे जहां पुलिस खास सबूतों की तलाश में होती है। यहाँ हमें दो चीजों के बीच का फर्क समझना होगा। एक है धारा 53 वाली अनिवार्य जांच, जो आरोपी की सुरक्षा के लिए एक रूटीन हेल्थ चेकअप है, और दूसरी है धारा 52, जहां पुलिस किसी खास अपराध से जुड़े सबूत ढूंढ रही है जो शायद शरीर पर या शरीर के अंदर मौजूद हो सकते हैं। ये दोनों प्रक्रियाएं और इनके कानूनी आधार बिल्कुल अलग अलग हैं। अब ऐसा नहीं है कि पुलिस का जब मन किया किसी की भी सघन जांच करवा दी। इसके लिए उनके पास रीजनेबल ग्राउंड्स यानी उचित आधार होने चाहिए। उन्हें ये साबित करना होगा कि हाँ, इस जांच से वाकई कोई अहम सबूत मिलेगा। हवा में तीर चलाने की इजाजत कानून नहीं देता। और सबसे बड़ी बात, पुलिस डिपार्टमेंट का कोई भी व्यक्ति उठकर इस जांच का आदेश नहीं दे सकता। इसके लिए एक लेवल सेट किया गया है। ये अधिकार कम से कम एक सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर की रैंक के अधिकारी के पास ही होता है। इससे ये तय होता है कि जो भी फैसला लिया जा रहा है उसके पीछे किसी अनुभवी और जिम्मेदार अधिकारी का दिमाग है। अब देखते हैं कि जब अपराध बहुत गंभीर हो, जैसे कि रेप के मामले, तो ये नियम कितने सख्त हो जाते हैं। ऐसे मामलों में पूरी प्रक्रिया एक बहुत ही कड़े फ्लोचार्ट पर चलती है। सबसे पहले गिरफ्तारी, फिर किसी सीनियर अधिकारी का सीधा अनुरोध और उसके तुरंत बाद अधिकृत डॉक्टर द्वारा जांच। इस पूरी चेन का एक ही मकसद है, बिना किसी के अधिकारों का हनन किए उन बेहद नाजुक जैविक सबूतों को नष्ट होने से पहले बचा लेना। इस तरह के मामलों में कानून के लिए समय सबसे बड़ा फैक्टर होता है, और ये 24 का आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि न्याय के लिए एक बहुत बड़ी डेडलाइन है। जैसे ही पुलिस को अपराध की जानकारी मिलती है, यानी कि 0 आवर से एक टिक टिक करती घड़ी शुरू हो जाती है। कानून के मुताबिक अधिकतम 24 घंटे के अंदर आरोपी को डॉक्टर के पास भेजना ही होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि डीएनए जैसे जैविक साक्ष्य बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो फोरेंसिक नजरिए से देखा जाए तो ये 24 घंटे की विंडो सच में मेक और ब्रेक वाली होती है। तो जांच हो गई, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया का जो फाइनल रिजल्ट है वो रिपोर्ट कैसी होती है, चलिए देखते हैं।
जांच करने वाले डॉक्टर को अपनी रिपोर्ट में हर एक छोटी से छोटी डिटेल दर्ज करनी होती है। आरोपी के नाम पते से लेकर शरीर पर चोट के निशानों का बिल्कुल सटीक विवरण, चोट लगने का अनुमानित समय और डीएनए के लिए कौन कौन से सैंपल लिए गए हैं, ये सब कुछ उसमें होता है। यही वो सॉलिड लीगल डॉक्यूमेंट है जो कोर्ट रूम में हर तरह के तीखे सवालों का सामना करता है। तो अंत में ये पूरी कानूनी व्यवस्था हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। कागज पर तो ये नियम बहुत शानदार लगते हैं, लेकिन क्या असल दुनिया की भागदौड़ में राज्य की शक्ति और इंसान की गरिमा के बीच का ये संतुलन वाकई हर बार कायम रह पाता है? इसके बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें।